factors affecting the resistance of a wire. Factors affecting the resistance of a wire experimentally determined है. The resistance of a wire is directly proportional to the length of the conductor. जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी. वेरी ऑब्वियसली अगर एक भीड़ का इलाका है, मतलब उनको कह लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, और उसके थ्रू हमें मूव करना है, तो जितना लंबा वो स्ट्रेच होगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि हम उस क्राउड में टकराते हुए जाएंगे. मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स. जितना लंबा स्ट्रेच होगा जिसमें से जाना है हमें, भीड़ वाला स्ट्रेच, जितने ज्यादा लेंथ आप कवर करोगे उस स्ट्रेच में उतनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी. सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. हम जिस भीड़ वाले रास्ते की बात कर रहे थे, अगर उस पैसेज का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाए, ब्रॉड हो जाए वो पैसेज, तो वहां से क्रॉस करना इजी है. ऑब्वियसली आपने भी देखा है, जो रोड नैरो होती है उसमें ट्रैफिक हो जाए तो ज्यादा मुश्किल है. अगर एक ब्रॉड रोड है, ओके, काफी वाइड है, उसमें अगर ट्रैफिक ज्यादा भी हो तो ग्रेजुअली ईज आउट हो जाता है. इट कैन, द थिंग्स कैन मूव इजीली. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग है. एक थिन वायर है, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक थिक वायर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. मूवमेंट इज मोर इजी इन अ थिक वायर. रेजिस्टेंस विल बी लेस इन अ थिक वायर. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके. एंड द थर्ड फैक्टर इज द नेचर ऑफ द मटेरियल. मटेरियल में हैं कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किस टाइप का अरेंजमेंट है एटम्स में, ओके, कैसी स्पेसिंग है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितनी है. सो नेचर ऑफ मटेरियल. जैसे कंडक्टर तो कॉपर भी है, एल्यूमिनियम भी है, सिल्वर भी है, आयरन भी है, ओके, बट द बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर. ओके, व्हाई? बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल. उसके एटॉमिक साइज में, उसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, ऑल दोज फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग. So when we combine all these three factors, resistance directly length पे proportional है, resistance inversely area पे proportional है, area of cross section पे, and resistance is proportional to the nature of the material. So when we combine all these three factors, it becomes rho L by A. Okay, somebody is entering with the name Newton. बताओ. So combining all these three factors, rho here is the resistivity of the material. ये intrinsic property है, inbuilt property है material की, nature of the material पे depend करती है. Okay, length direct proportionality, area of cross section inverse proportionality. Okay, अब यहाँ पे ये है जो हमें अलग से define करना होगा, resistivity, या फिर इसको और एक किस नाम से जानते हैं, specific resistance. This depends on the material. ये material की property है. सिल्वर की सबसे कम है ये वैल्यू, इसलिए सिल्वर की रेजिस्टेंस भी सबसे कम है. ओके, so these three factors are contributing to the resistance of a wire: resistivity, length and area of cross section. अब यहाँ जो resistivity है ये थोड़ा सा important है, इसको हम discuss करेंगे in detail. I hope all of you have written this. Okay, class, everything that is there on the board will go in your notebooks. I have told you earlier also. Okay, so be ready with your things beforehand and you have to write everything that is there on the board. So तीन factors हमने discuss किए हैं जिस पे resistance depend करती है: length of the conductor, inversely on the area of cross section and directly on the nature of material. So this is how we combine the three factors. Okay, now moving further, हम resistivity को define करना चाह रहे हैं. From this formula, if I have to define resistivity, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने लिखा था R is rho L by A, तो मैं रेजिस्टिविटी को लिख सकती हूँ R into A by L. ओके, अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने का एक तरीका ये है कि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों को 1 वैल्यू अगर डाल देते हैं, फॉर लेंथ इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर,
this formula becomes resistivity is equal to resistance. तो अब हम resistivity को कैसे define करेंगे? It is the resistance of a wire of length 1 meter and area of cross section 1 meter square. Resistivity क्या होती है? Resistivity उस material की, उस wire की resistance है जिसकी length 1 meter है और area of cross section 1 meter square है. मतलब तुमने एक यूनिट लेंथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेजिस्टेंस को डिफाइन किया है एज रेजिस्टिविटी. अगर लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो इतनी रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं. अगर कुछ और वैल्यू होगी लेंथ की तो मल्टीप्लाई होगी, अगर कोई और वैल्यू होगी एरिया की वो डिवाइड होगी. जैसे यूनिटरी मेथड नहीं होता, एक दिन में इतना काम हुआ है तो 10 दिन में कितना काम होगा, तो वैसे ही है यहाँ पे भी. रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज रेजिस्टिविटी अगर वायर की लेंथ 1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है. अगर ये वैल्यूज डायमेंशंस कुछ और हैं तब रेजिस्टेंस कितनी होगी वो इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं. यूनिटरी मेथड वाली बात है. तो आप लिखेंगे रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर of length 1 meter and area of cross section 1 meter square. एक यूनिट साइज के मटेरियल का हमने रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी डिफाइन कर दिया कि इतने लेंथ और इतने एरिया का इतना होता है रेजिस्टेंस, तो 10 मीटर की वायर का कितना होगा, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से. लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगी. ओके, you have to write this definition in your notebooks. This will go in your notebook as it is. Resistivity. Looking at this formula for resistivity, what are the units for resistivity? Resistance का होता है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का क्या होगा मीटर. ओके, सो क्या बचा यूनिट रेजिस्टिविटी का? ओम मीटर. So this is the SI unit. SI unit for resistivity is ohm meter. Resistance का ohm था, एरिया का मीटर स्क्वायर था, लेंथ का मीटर है, so that gets meter 1 meter gets cancelled, तो बचा SI unit is ohm meter. अब ये जो R is equal to rho L by A है फॉर्मूला, इसके ऊपर बेस दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक में तो ये 4 वेरिएबल्स हैं, कोई 3 वैल्यू गिवन होंगी, चौथी आपको ढूंढनी है. ओके, और दी अदर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज कि आपको बस इतना बताया होगा कि लेंथ इतनी बदली है, बताओ रेजिस्टेंस कैसे बदलेगी. ओके, सो दैट इज द two type of questions that we are going to do. Okay, so let us start with the first type of question, in which in this formula R is equal to rho L by A, you will be given the 3 variables and the fourth one you have to calculate on your own using this formula. Okay, so this is example 12.5 page 208. It says the resistance of a metal wire of length 1 meter, 1 meter given a length, is 26 ohms. Resistance given है 26 ohms at 20 degree Celsius. यहाँ पे temperature दिया हुआ है but as such it is not required. Temperature से resistivity बदलती है, yes, but यहाँ पे एक ही fixed temperature है, तो as such कोई change हमें नहीं दिखाने की जरूरत है. ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाती हैं क्योंकि उनकी वेलोसिटी बढ़ गई है. आप जितनी स्पीड से किसी क्राउडेड एरिया में से मूव करने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी. सो दैट इज द रीजन व्हाई रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हेंस स्पीड बढ़ेगी, और क्राउडेड एरिया में से हाई स्पीड से मूव करने का मतलब है मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स. ओके, so length of the wire is given 1 meter, resistance of the wire is given 26 ohms. If the diameter of the wire is 0.3 mm, you have to find the resistivity of the material. Rho calculate करना है. Okay, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? R is equal to rho L by A. आपको यहाँ पे ढूंढना क्या है? रो ढूंढना है. तो फॉर्मूला को रिफॉर्म करके लिखेंगे हम R A by L. ओके, L 1 गिवन है, थैंकफुली डिनोमिनेटर में कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, तो 1 है. R की वैल्यू 26 है. एरिया क्या होगा? वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? सर्कुलर है, वायर हम सिलिंड्रिकल यूज करते हैं,
ठीक है, तो जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर होगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा ना। आई होप ऑल ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस। ठीक है, जैसे ये वायर का पीस है, अभी तो चौक है, सपोज ये वायर का पीस है, इट्स लाइक अ सिलेंडर, और उसका ये वाला एरिया इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। ओके, तो ये सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसका डायमीटर आपको गिवन है 0.3 mm। अब 0.3 mm है, ठीक है, और ये डायमीटर गिवन है। पहले तो इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे हम। रेडियस विल बी 0.3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, एंड 0.3 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 0.15 mm। और मिलीमीटर को जब हम मीटर्स में करेंगे तो क्या होगा, 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1000 से जो डिवाइड किया है हम उसको 10⁻³ लिख सकते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। ओके, सो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू इन मीटर्स हियर, मिलीमीटर को मीटर में किया है कन्वर्ट। यहाँ पुट करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अभी बताया है एरिया सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो पाई एज इट इज या 3.14 डाल देते हैं इंटू आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर 0.15 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करना है और ये दिखने में काफी अजीब लग रहा है। सो वी विल ट्राई टू रिड्यूस आवर नंबर ऑफ स्टेप्स by taking some approximations। 26 into 3.14 into ये 0.15 है, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। ठीक है, तो 0.0225 into 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई। अब ये सिर्फ ये 3 नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, इतना तो कर ही सकते हैं, 10th क्लास में आ गए। ओके, सो वन वे आउट टू रिड्यूस द कैलकुलेशन इज कि आप थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन ले लो। ठीक है, जैसे आप पहले तो ये नंबर्स की थोड़ा सा फॉर्मेशन ठीक करो, 3.14 इसको 225 कर लो, और अगर ये 225 है तो आप 4 डेसिमल प्लेसेस स्किप करिए आपने, तो दिस विल बिकम 10⁻⁻4 आ जाएगा इसके साथ, 10⁻⁻6 तो ऑलरेडी था ही। ठीक है, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, तो ये क्या बचा, 26 इंटू 3.14 इंटू 225 इंटू 10⁻⁻10 ओम मीटर। ठीक है, अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे। आप 3.14 को फॉर अप्रोक्सीमेशन अभी के लिए सिर्फ 3 ले सकते हो। ओके, दैट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स इन योर कैलकुलेशन, और आप फाइनल आंसर में लिखेंगे अप्रोक्सीमेट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इतनी डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे। आप जैसे 3.14 है तो आप इसको अप्रोक्सीमेट करके 3 ले लो। ओके, और फिर इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, एंड देन फाइनल आंसर में आप आंसर लिख के ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रोक्सीमेट। बहुत बड़ी हमने अप्रोक्सीमेशन नहीं ली है तो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। आप ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेट लिख दो और इसको 3 लो, तो मतलब आपने करना क्या है, कैलकुलेट 26 इंटू 3 इंटू 225। ओके, कैलकुलेट राइट नाउ एंड लेट मी नो द आंसर। This is the resistivity that we are getting for this material after taking an approximation कि हमने 3.14 को 3 लिया, approximately 1.8 10⁻⁻6 ohm meter is the answer for resistivity that we are getting. Okay, now moving to the next type of questions which are asked in this formula, R is equal to rho L by A, that is when the length of the wire is changed by stretching or pulling the wire. Okay, so I hope all of you have written this in your notebooks. We are moving on to the next type of question. This is not from your textbook, तो आपको question लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो question है that a wire is stretched to double its length. A wire is stretched या pulled to double its length. How will the resistance of the wire change? How will the resistance of the wire change? How will the resistance of the wire change? Resistance of the wire
क्या होगी नई रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू अगर वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ इलोंगेट करिए या पुल करके उसको लेंथ इलोंगेट करिए। ओके, जैसे रबर बैंड है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो वो थिन डाउन हो जाता है, लेंथ बढ़ जाती है और उसकी थिकनेस कम हो जाती है। तो वही हो रहा है यहाँ पे मेटल के केस में भी, अगर वायर के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं वो स्ट्रेच हो जाएगी, लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट्स आर लेफ्ट, यू विल बी रीजॉइनिंग। सपोज ये है वायर, सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और सिलेंड्रिकल शेप है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो सर्कुलर है, ये लेंथ है वायर की जो इस सिलेंडर की हाइट आप यूज करते हो। हमने कहा कि वायर हैज बीन पुल्ड टू डबल इट्स लेंथ, तो लेंथ हो गई डबल और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा कम। क्यों? क्योंकि मटेरियल तो उतना ही है ना जिसको इलोंगेट कर दिया, वॉल्यूम तो उतनी है, कॉपर तो उतना ही है। ओके, सो लेंथ हैज बिकम 2L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया पता नहीं, वो ढूंढना है। ठीक है, सो दिस इज न्यू लेंथ, न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है वो हमें पता नहीं है, वो अभी हम ढूंढेंगे। नाउ इन सच क्वेश्चंस आपने एक कॉन्सेप्ट यूज करना है वॉल्यूम कांस्टेंट का। जैसे अभी हमने बोला कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है, उतना ही कॉपर है इस वायर में भी जितना इस वायर में है, इसी को इलोंगेट करके ऐसा बनाया है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एरिया, एच उसकी हाइट। यहाँ पे हम मतलब इन शॉर्ट हैंड हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इंटू एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ एल, ये इनिशियल वैल्यूज हैं तो इनको लिख दिया 1। नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, नई लेंथ L2। अब हमें इस केस में पता था कि पुराना एरिया अगर A1 है, पुरानी लेंथ अगर L1 है, नया एरिया A2 है, नई लेंथ कितनी है? ट्वाइस L1, पुरानी लेंथ का ट्वाइस कर दिया ना, तो L1 तो गया दोनों साइड से, बचा क्या कि नया एरिया A2 इज A1 अपॉन 2। तो हमारे पास एक जनरलाइज्ड सिचुएशन ये आई है कि अगर लेंथ 2 टाइम्स बढ़ती है पुल करके या स्ट्रेच करके, तो एरिया 2 टाइम्स कम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आई अगेन रिपीट, दिस इज अ कंक्लूजन दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन कि वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, A1 L1 इज A2 L2, लेंथ डबल हुई तो एरिया हाफ हो गया। ये चीज जनरलाइज्ड है, ये हर सिचुएशन में चलेगी। इसका मतलब जब जब लेंथ n टाइम्स हो जाती है, जब जब नया लेंथ n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ है, तब तब नया एरिया पुराना एरिया डिवाइडेड बाय n होता है। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। जब जब नई लेंथ पुरानी लेंथ के n टाइम्स होगी, तब तब पुराना एरिया, ओ सॉरी, नया एरिया पुराना एरिया डिवाइडेड बाय n होगा। जितने टाइम्स लेंथ बढ़ती है उतने टाइम्स एरिया कम हो जाता है अगर पुलिंग या स्ट्रेचिंग करिए वायर की। ऑल ऑफ यू टू रीजॉइन, since